छोटे बच्चों को पालना बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। एक पेरेंट के तौर पर आपको अक्सर उनके चिल्लाने और नखरों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अक्सर लगता होगा कि क्या आप कुछ भी सही कर रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को सही तरीके से डिसिप्लिन करने में फेल हो जाते हैं। इसमें पेरेंट्स या बच्चे दोनों की ही गलती नहीं होती। ये अक्सर गलतफहमी या किसी मानी हुई बात के कारण होता है। इस गलतफहमी को लिटिल अडल्ट अजम्पशन कहा जाता है। लिटिल अडल्ट अजम्पशन के कारण पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों को बहस करके मनाया जा सकता है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को बहस करके नखरे करने से रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे हैं, बड़े नहीं। बच्चों का दिमाग डेवलप हो रहा होता है। जब बच्चों को जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता, तो वो गुस्से और झल्लाहट के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं और नखरे करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की फ्रस्ट्रेशन हैंडल कैसे करना है, ये सीखने में मदद करें। इस समरी में आप 1 to 3 मैजिक सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ये आपके बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन करने में मदद करेगा। इफ़ेक्टिव पेरेंट्स में दो खास क्वालिटीज़ होती हैं। पहली है, उनमें नरमी गर्मजोशी होती है और वो फ्रेंडली होते हैं। दूसरी है, वो डिमांडिंग और फर्म होते हैं, यानी कहा जाए तो वो सख्त नहीं होते पर अपनी बात मजबूती से रखना जानते हैं। इस समरी में आप ये सीखेंगे कि किस सिचुएशन में किस क्वालिटी को इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही आप दोनों क्वालिटीज़ को बैलेंस करना भी सीखेंगे। पेरेंट होना एक लॉन्ग टर्म और चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। पेरेंटिंग जॉब के 3 गोल होते हैं। पहला है अनचाहे बिहेवियर को कंट्रोल करना, दूसरा है अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना और आखिर में अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना। सबसे इफ़ेक्टिव पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को ज़िंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, और सबसे बेस्ट पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना कभी बंद नहीं करते। गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू काउंटिंग। एक पेरेंट होने के नाते आपका पहला काम है अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना। बदतमीजी को स्टॉप बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है बच्चों का वो बर्ताव जो आप रोकना चाहते हैं, जैसे कि रोना, चिल्लाना, बहस करना, नखरे करना या चिड़चिड़ करना। जब आप बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे हैं तब आपको शांत, कंसिस्टेंट और डिसाइसिव यानी सोचा समझा या पक्का होने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन करने का मेन पॉइंट है रिएक्ट करने से बचना। इसे इस बुक के ऑथर थॉमस नो टॉकिंग नो इमोशंस रूल्स कहते हैं। मान लीजिए आपका 4 साल का बेटा डिनर से बिल्कुल पहले कुकीज़ खाना चाहता है, लेकिन आप उसे मना कर देते हैं और वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आप उसे कभी कुछ नहीं देते। उसे ऐसा कहते सुनकर आपको बहुत दुख होता है। इस समय आपको उस पर चिल्लाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन याद रखिए, आपको इस समय फर्म लेकिन शांत बने रहने की ज़रूरत है और यही काउंटिंग शुरू करने का समय है। आपका बेटा उसे जो चाहिए ना मिलने से गुस्सा और चिड़चिड़ाया हुआ है, तो आपको उसे शांत होने में मदद करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए टाइम आउट सबसे अच्छा तरीका है। आपको ये याद रखना है कि काउंटिंग करते समय आपको चुप रहना है और काउंटिंग करते समय आपको किसी तरह के एक्स्ट्रा काउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 से 3 के बीच में 2.5 या पौने 3 ना गिने, सीधी गिनती करें, जैसे 1 2 3। जोर से गिनती करें और खुद को डांटने या बड़बड़ाने से रोकिए। जितना हो सके उतना रिएक्ट करने से बचिए, और यही 1 2 3 मैजिक सिस्टम है। पहली बार जब आपका बच्चा चिल्लाए तब काउंट कीजिए, ये पहली बार है। ये वार्निंग की तरह होता है। अपने बच्चे को 5 सेकंड दीजिए। ये छोटा सा पॉज आपके बेटे को सोचने और सही चीज़ करने का समय देगा। ऐसा करके आप अपने बच्चे को अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा रहे होते हैं। अगर वो फिर भी चिल्लाना जारी रखे तो फिर गिनिए, ये दूसरी बार है। होपफुली आपका बच्चा इस बार शांत हो जाए और अपना गलत बर्ताव बंद कर दे। अगर वो अब भी नहीं रुकता, तब वो 3rd काउंट तक पहुंच जाएगा और इस पॉइंट पर उसे टाइम आउट लेना पड़ेगा। आप उससे कहेंगे ये तीसरी बार है, अब एक ब्रेक लो। वो टाइम आउट कितना लंबा होगा, इसका एक जनरल रूल है। बच्चे की उम्र के हर साल के लिए 1 मिनट। तो अगर वो 4 साल का है तो उसे 4 मिनट का टाइम आउट दीजिए। ये टाइम आउट 2 तरीके से काम करता है। पहला, ये बुरे व्यवहार का नतीजा है, और दूसरा, ये आपके बच्चे के लिए शांत होने का मौका है। इस तरह आप अपने बच्चों को अपना फ्रस्ट्रेशन मैनेज करना सीखने में मदद कर सकते हैं। उस टाइम आउट के समय में खुद को अपने बच्चे से बात करने से रोकिए। उन्हें लेक्चर देने, उन पर चिल्लाने या बड़बड़ाने की इच्छा को अवॉइड कीजिए। शांत और चुप रहना ये दिखाता है कि आप उन्हें डिसिप्लिन करने के बारे में सीरियस हैं। जब वो टाइम आउट खत्म हो जाए तब आपको उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एडिशनल कमेंट्स मत कीजिए। आपको ये पूछने की इच्छा हो रही होगी, क्या अब तुम अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करोगे?
इस तरीके की बात करने से खुद को रोकिए। आपका बेटा पहले से ही चिढ़ा हुआ है, ये पूछना उसे और चिड़चिड़ा बना देगा। वो फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और उस टाइम आउट का जो मकसद था जो खराब हो जाएगा। वो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि वो शांत हो जाए। आप देखेंगे कि टाइम आउट के बाद आपका बच्चा शांत हो गया है। अगर वो अच्छे से बिहेव करे तो उसकी तारीफ कीजिए। ये अच्छा बिहेवियर बाहर लाने का एक तरीका है। और अगर आपका बच्चा फिर से बदतमीजी करने लगता है तो 1 2 3 मैजिक सिस्टम का फिर से इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा टाइम आउट पर जाने से इनकार करे, तो उसके लिए और भी कई ऑप्शंस हैं। वो कोई और सज़ा भी चुन सकता है, जैसे जल्दी सोना, पॉकेट मनी कम कर देना या कंप्यूटर यूज़ ना करना। अगर आपका बच्चा इनमें से कोई भी सज़ा नहीं चुनता, तो उसके बदले आप चुन सकते हैं। काउंटिंग सिस्टम तब और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब दोनों पेरेंट्स इस पर एक साथ काम करें। इसमें दोनों पेरेंट्स को ही इस काउंटिंग में कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ये बच्चों को दिखाता है कि आप इस बारे में कितने सीरियस हैं, और इससे आपके बच्चों को डिसिप्लिन करना और भी आसान हो जाता है। Recognizing the 3 types of testing and manipulation। एक पेरेंट के तौर पर आप अपने बच्चों को अच्छे बिहेवियर के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जैसे होमवर्क करना, अपना प्लेट खुद उठाना, सोने के लिए टाइम पर तैयार होना वगैरह। बच्चे से ये सब काम करने को कहने से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा ये सब करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए तो ये बहुत अनोखी बात होगी। जब आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकता है या फिर आपको चैलेंज कर सकता है। जब वो आपको चैलेंज करना चुनता है तो ऐसा वो 2 तरीकों से कर सकता है, और वो 2 तरीके हैं आपको टेस्ट करना या मैनिपुलेट करना, यानी चालाकी से काम निकालना। ये वो 2 तरीके हैं जिससे वो डिसिप्लिन से बचने की कोशिश करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो इन तरीकों को काम से बचने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि टेस्ट या मैनिपुलेट को चुनना एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ तरीकों का इस्तेमाल बड़े लोग भी अपना काम निकालने के लिए करते हैं। ये बचपन का एक नॉर्मल सा हिस्सा है, और यही कारण है कि आपके बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे के पास टेस्ट या मैनिपुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। बच्चे इन तरीकों का इस्तेमाल उन चीज़ों को पाने के लिए करते हैं जो वो चाहते हैं। पहला तरीका है बैजरिंग। इसका मतलब है किसी एक शब्द को बार बार दोहराना, जैसे वो आपसे बार बार क्यों पूछेगा। ये तरीका अक्सर दूसरे तरीकों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रीना एक 4 साल की बच्ची है। उसे अपनी माँ के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और इस काम में उसकी सबसे फेवरेट चीज़ है शॉपिंग कार्ट को धकेलना। लेकिन वो इसे यहाँ वहाँ भगाती है, जो उसकी माँ को पसंद नहीं है। पिछले हफ्ते इसी हरकत की वजह से एक आदमी को धक्का लग गया था, इसलिए उसकी माँ को डर है कि शायद किसी दिन वो किसी को इससे चोट पहुँचा सकती है। जब अगली बार वो शॉपिंग करने गई तो रीना ने पूछा कि क्या वो कार्ट को धकेल सकती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना कर दिया और उसका ध्यान भटकाने के लिए किसी और चीज़ की तरफ इशारा करने लगी। लेकिन रीना नहीं मानी। उसने पूछा कि वो कार्ट को क्यों नहीं पुश कर सकती। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब और उन्हें परेशान ना करे, लेकिन फिर भी रीना लगातार कार्ट को धकेलने की जिद करती रही। आखिर में उसकी माँ ने अपना आपा खो दिया और उस पर चिल्ला पड़ी। इससे रीना दुखी हो गई और ग्रोसरी स्टोर में ही रोने लगी। उसने कहा कि उसे कभी भी वो करने नहीं दिया जाता जो वो करना चाहती है। उसकी माँ किसी भी तरीके से उसे चुप कराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हार मानकर कार्ट उसे दे दिया। रीना की माँ ने उसकी आंखों में देखकर उससे वादा करने के लिए कहा कि वो कार्ट को लेकर इधर-उधर नहीं भागेगी। हालांकि रीना ने वादा किया, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर वो कार्ट को लेकर यहाँ वहाँ दौड़ाने लगी। उसकी माँ ने इसे अनदेखा किया और घर लौटने का फैसला किया। ये बच्चों के तरीकों के आगे हार मान लेने का एक एग्जाम्पल है। आखिर में रीना को वो मिल ही गया जो उसे चाहिए था, और उसकी माँ ग्रोसरी स्टोर से सभी सामान नहीं खरीद पाई। यहाँ पर माँ ने अपना अधिकार बच्ची को दे दिया और रीना डिसिप्लिन नहीं हो पाई। लेकिन इसके बदले अगर कुछ ऐसा हुआ होता कि जब रीना ने कार्ट को धकेलने की मांग की होती और उसकी माँ ने मना कर दिया होता, फिर जब रीना क्यों का सवाल करती तो उसकी माँ को जवाब देने के बजाय 1 2 3 काउंट करना शुरू कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था ये पहली बार है। फिर भी अगर रीना जिद करती, अपने पैर पटकती, तब उसकी माँ को कहना चाहिए था ये दूसरी बार है। ये एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता है कि काउंटिंग कैसे बच्चों के नखरों को रोक सकती है। रीना की माँ ने काउंटिंग नहीं की थी, इसलिए रीना ने अपनी बात मनवाने के लिए बैजरिंग का तरीका अपनाया था। इसके बजाय अगर वो काउंटिंग शुरू कर देती तो उन्हें रीना को कुछ समझाने या बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे काउंट के बाद रीना अपने आप जिद करना बंद कर देती और अपनी माँ की बात सुनती।
दूसरा तरीका है फिजिकल टैक्टिक्स यानी मारना पीटना। ये तरीका छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। वो खुद को शब्दों में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, जैसे कि मारना या भाग जाना। ये हरकतें 7 साल से छोटे उम्र के बच्चों में कॉमन है। बच्चों को जो चीज़ चाहिए अगर वो उसे मिल जाए तो ऐसे में टेस्टिंग बंद हो जाती है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की अथॉरिटी अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे। आप बच्चों को फैसला लेने का मौका देंगे, लेकिन यहाँ आप पेरेंट हैं, इसलिए आपको अथॉरिटी अपने पास रखनी है। बच्चे वही टैक्टिक्स बार बार यूज़ करेंगे जिससे वो आपको फ्रस्ट्रेट कर पाएं और बदला ले पाएं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा आपसे बदला ले रहा है? ये सब आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अपने बच्चों को आपको परेशान मत होने दीजिए। आपका परेशान होना आपके बच्चे को ये दिखाता है कि वो कंट्रोल में है। याद रखिए, आपको लगातार शांत और डिसाइसिव रहना है। आपके बच्चों को ठीक से डिसिप्लिन करने का यही तरीका है। तीसरा तरीका है इंटिमिडेशन यानी डर या धमकी। टॉम 8 साल का बच्चा है। जब उसके पिता घर पर नहीं थे तब उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो बेसमेंट में अपने पिता के इलेक्ट्रिक टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। टॉम की माँ को उसकी सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए उन्होंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि उसे अपने पिता के घर लौटने तक इंतजार करना होगा। लेकिन टॉम ये कहकर जिद करने लगा कि उसे पता है कि उन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, लेकिन उसकी माँ ने उसे फिर मना कर दिया। टॉम ने कहा उसके पास करने के लिए और कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर टॉम ने इंटिमिडेशन टैक्टिक यूज़ करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने 1 2 3 सिस्टम यूज़ किया और इसे पहली बार के तौर पर काउंट किया। यहाँ पर टॉम ने अपना आपा खो दिया और इंटिमिडेशन टैक्टिक का सीधा इस्तेमाल करने लगा, यानी उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, ये 20वीं बार है और ये बेवकूफ़ी है। इसके बाद भी उसकी माँ शांत रही और इस गुस्से को दूसरी बार के रूप में काउंट किया। इसके बाद भी टॉम पीछे नहीं हटा और अपनी माँ की इंसल्ट करने लगा, जिसे उन्होंने तीसरी बार के रूप में काउंट किया। फिर उन्होंने टॉम से 10 मिनट का टाइम आउट लेने को कहा और उनकी इंसल्ट करने के लिए उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा जोड़े। टॉम ने अपने रूम में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसकी माँ उसे रूम में ले जाने के लिए उठी तब वो खुद अपने रूम में चला गया। ये है 1 2 3 काउंटिंग सिस्टम का मैजिक। एनकरेजिंग गुड बिहेवियर। एक पेरेंट के रूप में आपका दूसरा काम है अपने बच्चे में होमवर्क करना, मैनर्स के साथ खाना और अपना रूम साफ करना जैसे अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना। अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना मेहनत का काम है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना होगा। इसे स्टार्ट बिहेवियर भी कहा जाता है। ऐसे कुछ बिहेवियर और आदतें होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे, लेकिन स्टार्ट बिहेवियर के लिए 1 2 3 मैजिक सिस्टम का इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ स्टॉप बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है ये बच्चों को कंफ्यूज कर देगा और दूसरा कारण है खराब बिहेवियर रोकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बच्चों का रोना बंद करवाना 1 मिनट का काम है, लेकिन अच्छा बिहेवियर शुरू कराने में समय लगता है। जैसे कमरा साफ करने में या होमवर्क करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। लेकिन आपका चुप रहना यहाँ भी अप्लाई होता है। अपने बच्चे को ज़्यादा कुछ कहने या करने से रोकिए। बहस करने, चिल्लाने या ताने मारने से बचिए। अपने बच्चे को स्टार्ट बिहेवियर के लिए ट्रेन करने के लिए आपको इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत है और यहीं एक रूटीन बनाने की ज़रूरत आती है। जब बच्चे एक रूटीन सीखते हैं तो वो ये चीज़ें अपने आप करने लगते हैं। जैसे आप रात का एक रूटीन बना सकते हैं जिसमें कई स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे ब्रश करना, रात के कपड़े पहनना और सोने से पहले एक बेड टाइम स्टोरी चुनना। किसी काम को हर दिन एक ही समय और एक ही जगह करना रूटीन का हिस्सा है। बच्चों को उनकी रूटीन फॉलो करने के लिए उसे देखने, महसूस करने और याद रखने की ज़रूरत है। बच्चों को अच्छी बिहेवियर शुरू कराने में मदद के लिए कुछ स्ट्रैटेजी हैं। पहली स्ट्रैटेजी है सिंपल रिक्वेस्ट। छोटे से रिक्वेस्ट को सिंपल बनाने के 3 पार्ट होते हैं और वो है टोन, टाइमिंग और फ्रेजिंग। सबसे पहला बिजनेस लाइक टोन का इस्तेमाल करें। बच्चों को कुछ बोलते समय आप उसे अलग तरीके से कहने की कोशिश करें, खासतौर पर जब आप उन्हें कोई काम करने के लिए कह रहे हों। पेरेंट्स की काम करवाने वाली बात बच्चों को बड़ा इरिटेट करती है। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वो नहीं कर रहे हो और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ये कहने के बदले कहिए, तुम्हारा होमवर्क करने का समय हो गया है। ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस हैं। या फिर आप 1 2 3 मैजिक सिस्टम का इस्तेमाल करके काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। सेकंड, टाइम द रिक्वेस्ट। अपने बच्चों को कुछ करने से पहले उन्हें थोड़ी वार्निंग दीजिए। किसी को भी अपने काम में टोका जाना पसंद नहीं आता, खासतौर पर जब वो काम मज़ेदार ना हो, और ऐसा ही बच्चों के साथ भी है। इसीलिए रूटीन बनाना ज़रूरी होता है। जब सब काम समय से बंधे हुए होते हैं तो उसके लिए बार बार बोलना नहीं पड़ता।
जैसे अपने बच्चे को खेलने से पहले अपने रूम या स्कूल बैग से कचरा निकालने की रूटीन बनाइए। इससे आपको उसे खेल के बीच में टोकना नहीं पड़ेगा, जिससे वो नाराज होता है। तीसरा है, अपनी रिक्वेस्ट को सही तरीके से कहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये होमवर्क करने का समय है? बात को इस तरह से कहना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस तरीके की बातों से बच्चों को टेस्टिंग और मैनिपुलेशन करने का बढ़ावा मिलता है। इसके बदले जो कहना है सीधे कहिए, जैसे मैं चाहती हूँ तुम्हारा होमवर्क 5 बजे तक पूरा हो जाए। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, इस तरीके में आप बिल्कुल कुछ नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने बच्चों को उनके किए का फल खुद भुगतने देते हैं। जैसे आपके बच्चे की मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा अपना टिफ़िन बनाना भी है, लेकिन वो हमेशा देर से जगता है और अपना टिफ़िन पैक करना भूल जाता है। वो घर आकर शिकायत करता है कि वो टिफ़िन ब्रेक में कितना भूखा था, और इस समय आप कुछ नहीं करते, सिर्फ उससे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि कल तुम अपना टिफ़िन बना लोगे। उसकी भूख को ही उसे कल टिफ़िन बनाने की याद दिलाने दीजिए। चार्टिंग, इस तरीके के लिए आपको कैलेंडर या उसी तरीके की किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इसमें आप अपने बच्चे के स्टार्ट बिहेवियर रूटीन के ट्रैक को रिकॉर्ड कर पाएंगे। चार्ट को सिंपल रखिए, उसमें 3 से 5 काम रखना ही काफ़ी है। जब एक काम पूरा हो जाए तो उसे मार्क कर दीजिए। ये एक पॉजिटिव पुश की तरह काम करेगा। इसके साथ तारीफ का भी इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि आपका बच्चा भी अपनी कंसिस्टेंसी को देखकर खुश होगा। जैसे आप बेड टाइम रूटीन के लिए वीकली कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश करना, रात के कपड़े पहनना और बेड टाइम स्टोरी चुनना, ऐसे 3 स्टार्ट बिहेवियर हैं जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। और जब ये तीनों काम पूरे हो जाते हैं, तब आपका बच्चा चार्ट पर टिक लगाता है। आप उसकी अचीवमेंट को मार्क करने के लिए उस पर स्टिकर लगा सकते हैं, जो उसके लिए एक रिवॉर्ड होगा, और ये उसे सैटिस्फैक्शन और गर्व का एहसास देगा। चार्ट का इस्तेमाल सिर्फ तब तक करना है जब तक स्टार्ट बिहेवियर उसकी आदत नहीं बन जाती। स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप्स विद योर चिल्ड्रन। एक पेरेंट के तौर पर आपका तीसरा काम है अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना। मजबूत रिश्ता अच्छे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, और यही आपके और आपके बच्चे पर भी अप्लाई होता है। एक पेरेंट के तौर पर आपको एक अच्छा सिंपैथेटिक लिसनर होना ज़रूरी है। सिंपैथेटिक लिसनिंग का मतलब है आपके बच्चों की सोच और भावनाओं को सुनना। इसमें आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। आप उन्हें करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ये भी ज़रूरी है कि वो जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं उसे जज मत कीजिए। सिंपैथेटिक लिसनर बनने के 3 पार्ट होते हैं: ओपनर्स के साथ बात को शुरू करना, नॉन जजमेंटल सवाल पूछना, और रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स यानी उनकी भावनाओं को अपने व्यवहार में झलकाना। तो पहला है ओपनर्स के साथ बात शुरू करना, जिसमें आप ओह, क्या और हाँ जैसे छोटे कमेंट्स या रिएक्शन देकर अपने बच्चे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा करके आप अपने बच्चे को ये दिखा सकते हैं कि आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं। अगर आपका बच्चा आपके पास अपसेट होकर आता है तो उससे पूछिए, मुझे बताओ क्या हुआ। दूसरा है उससे नॉन जजमेंटल सवाल पूछना। ये सवाल आपको परेशानी की जड़ तक ले जाएंगे। ये कहने के बजाय कि तुम मुझे इसके लिए परेशान क्यों कर रहे हो, उससे पूछे, जब तुम्हारे साथ ये हुआ तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ, या उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे, या उसके बाद क्या हुआ। तीसरा है उनकी भावनाओं को खुद में झलकाना। ये आपके बच्चों को ये दिखाने के लिए है कि आप उनकी भावना समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके बच्चों को ये पता चलता है कि जो वो महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है, और इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आखिर में ये नेगेटिव इमोशंस को कम करता है और इमोशंस को ख़राब तरीके से बाहर निकलने से भी रोकता है। जैसे आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने के बाद बच्चे को अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए चीज़ें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए कब एक सिंपैथेटिक लिसनर बनना सही है? आमतौर पर ऐसा तब करना चाहिए जब आपका बच्चा अपसेट हो लेकिन आपका अपमान न कर रहा हो, और अगर उस समय आपका बच्चा आप पर गुस्सा निकाल रहा हो तब 1 2 3 मैजिक सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए और उसकी गलत हरकतों को काउंट कीजिए। जैसे अगर आपका बच्चा अपनी टी शर्ट नहीं खोज पा रहा है और इससे अपसेट होकर आपको कहता है, माँ आप बहुत बेवकूफ़ हैं, मेरी टी शर्ट लॉन्ड्री में क्यों है। अब यहाँ सिंपैथेटिक होने का समय नहीं है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को गलत तरीके से निकाल रहा है। इसे उसकी गलती के रूप में काउंट कीजिए। इसका एक और एग्जाम्पल है, आपका 10 साल का बेटा अपने पियानो क्लास से गुस्सा होकर लौटता है। वो किचन में आकर आपसे कहता है, मेरे पियानो टीचर बेवकूफ़ हैं।
ये साफ दिख रहा है कि वो किसी चीज़ को लेकर अपसेट है। हो सकता है इस समय आप उसे रूड और बदतमीज़ होने के लिए डांटना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले आप सिंपैथेटिक लिसनर बनना चुन सकते हैं। आप उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि उसकी टीचर ने उसे और सिर्फ एक और स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने गाने को कहा। उसके सारे दोस्त उस पर हंस रहे थे, जिससे वो इंसल्ट महसूस कर रहा है। आप उसके फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए कहते हैं कि वो रिसेंटली इतना ज़्यादा अपसेट कभी नहीं हुआ। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए आप उससे पूछते हैं, जब वो क्लास के सामने गा रहा था तब क्लास में क्या हो रहा था। वो उस समय की क्लास की सिचुएशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता है। जब टीचर पियानो बजा रहे थे, मुझे क्लास के सामने खड़ा होना पड़ा। मुझे लिरिक्स भी याद नहीं थे। मुझे दिख रहा था कि मेरे दोस्त मेरे पीठ पीछे मुझ पर हंस रहे हैं, जिससे मुझे शर्म महसूस हो रही है। आपने ये महसूस किया कि आपका बच्चा शर्म महसूस कर रहा है, तो आप उससे कहते हैं, तो तुम्हें ये गलत लग रहा है कि सिर्फ तुम्हें ही ऐसा करना पड़ा और किसी को नहीं। वो आपकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और फिर वो नाश्ता करने के लिए चला जाता है। इस समय उसने अपना फ्रस्ट्रेशन आपसे बात करके निकाल लिया और इसने आपके बच्चे की फ्रस्ट्रेशन कम करने में भी मदद की। ये एक सिंपैथेटिक लिसनिंग का एग्जाम्पल है।